नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र में इसमें अधिवेशन चल रहा है, लेकिन अधिवेशन के बाहर जो है औरंगजेब को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। और महाराष्ट्र का ये सियासत जो है पूरे देश को पकड़ लिया है। यानी औरंगजेब का जो मामला है, कहीं ना कहीं जो इस तरह से खलनायकी के रूप में दिखाया गया है, उसको जो है एक समुदाय के लोग हीरो बना रहे हैं। आखिर में ये क्या मामला है, क्या किस बेसिक पर चाहिए इसको हीरो बनाया जा रहा है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब जो सैकड़ों साल पुराना ये मामला है, आज भी और औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में उसका कब्र दफन हुआ है। लेकिन एक छावा मूवी के बाद जिस तरह से सियासत इस पर हो रही है, उसके मायने क्या है? क्या औरंगजेब सही में खलनायक था देश का, या कुछ और? जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भारत के ग्रोथ में उसका अच्छा योगदान रहा है, पूरे विश्व में उसका योगदान रहा है और उनका जो है मसीहा माना जाता है। ऐसे में फिल्म छावा के बाद जिस तरह से राजनीति महाराष्ट्र की गरमाई है, खासकर मराठा समाज के लोग उसके ऊपर काफ़ी उद्रेक हैं। और एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी छत्रपति संभाजी के बारे में या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो भी कुछ इस पर वक्तव्य करेगा नेगेटिव, वो जो है देशद्रोही के श्रेणी में जाएगा। और अबू आसिम आजमी को तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई है ये भी एक चर्चा का विषय है। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन का जो मुद्दे हैं बाजू में रह गए हैं, लेकिन ये जो मामला उठा है औरंगजेब का, ये काफ़ी तूल पकड़ लिया है। इसको क्या समझते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यजनक मामला है। अबू आसिम जो सपा के विधायक हैं, उन्होंने औरंगजेब को एक तरीके से हीरो बताकर, कुशल प्रशासक बताकर, उन्होंने पूरे देश की जनता की दुखती रग पर उन्होंने एक विशेषकर महाराष्ट्र की जनता पर, तमाम जनता पर दुखती रग पर उनके हाथ रखा है। और ये बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास भी गवाह है कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक, क्रूर कर्मा कोई मुगल शासक नहीं था। ये इतिहास भी यह बताता है, जो ये इतिहास बताने की कोशिश करते हैं। और उससे बड़ा दुर्भाग्यजनक मैं बता दूं ये है कि उस अबू आसिम आजमी के बयान का कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जी हैं, इमरान मसूद हैं, ऐसे नेता उसका समर्थन करते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? 70 साल कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उस इतिहास में देखिए, मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल के अलावा दिखता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मुगल काल के राजा जो थे, उनके बारे में इतिहास ने बताया है कि वो वाकई में प्रशासक की भूमिका निभाते थे और लेकर चलना जानते थे, इसलिए थोड़ा सा इस देश में शांति बनी रही। लेकिन औरंगजेब के 49 साल की जो बात करते हैं, ये कोई जो नेता कर रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। 49 साल के शासनकाल में 30 साल तो उसने इसी तरह से विद्रोहों को दबाने में और हिंदुओं के मंदिर नष्ट करने में, या हिंदुओं को पराजित करने में, या मराठों को मतलब एक तरीके से कुचलने में उसने भूमिका निभाई। और वो भूमिका उसकी निभाई, लेकिन अंत तक वह उसको पार नहीं पा सका, अंत तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, उसने जो लक्ष्य बनाया था। और आप बता रहे हैं 49 साल, जिसने जितने समय में आगरा में उसने 10-20 साल जो शासन किया, वही शासन जो उसने बोलते हैं ना कि रक्त रंजित, मतलब लड़ाई लड़के अपने भाइयों को काट कर, अपने पिता को जेल में डालकर जो उसको सिंहासन मिला था, और 10-15 साल उसको कायम कर पाया। और उसके बाद तो उसकी लड़ाई दक्खन का विद्रोह दबाने में ही, मराठों के उसने गांव के गांव यहाँ महाराष्ट्र के साफ कर दिए थे। जब उसकी सेनाएं निकलती थी, हम विदेशी इतिहासकारों ने, कई इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है। ये कौन सा इनके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कि 24% डीजीपी उस समय औरंगजेब के शासन में थी। औरंगजेब की हालत खुद पतली हो चुकी थी, उसका पूरा एक तरीके से खजाना समाप्त हो चुका था। यही खजाने की बात तो है जो देखा गया है, जो बुरहानपुर जैसे जिस तरह से लूटा, बुरहानपुर के खजाने पे जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज ने कब्जा किया, तब जाके उसकी इतनी नींद खुली, उसको इतना तकलीफ हुई उस
बात को लेकर कि वो पूरी अपनी सेनाएं लेके निकल पड़ा और 27 से 30 साल तक इस दक्कन में ही यहीं लड़ता रहा, यहीं मरता रहा और आखिरकार मरा भी यहीं पर वो। तो इस तरह का इतिहास जब उसका सामने है, लोग तो उस तरह उससे किससे उत्तम प्रशासक कह सकते हो? कौन सा इतिहास सामने आ गया है कि उसने हिंदुओं का मंदिर बनवाया, हिंदुओं को, लोगों को मदद की, जमीन दी है उनको, ऐसा कौन सा इतिहास आ गया? ये वही कह रहा हूं मैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अभी एक चीज आपने जो कहा, पूरा समुदाय नहीं, एक कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं उसका महिमा मंडित करते हैं। हाँ, राजनीति भी इस पर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन राजनीति तो होगी जब उस तरह के व्यक्ति का महिमा मंडन किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के आराध्य देव हैं, हिंदुओं के आराध्य देव हैं, या संभाजी महाराज जो हैं, उन्होंने हिंदू सिर्फ नहीं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने, अपनी अस्मिता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी दी। तो वो थी, बिल्कुल था, वो आलमगीर कहा जाता था, वो पूरे देश का वो साम्राज्य उसने चलाया, उसने सीमाएं बढ़ाई, लेकिन उसका रक्त रंजित इतिहास ही रहा है। उसके इतिहास, उसकी मतलब इतिहास के काले पन्नों में उसका नाम लिया जाना चाहिए। जो औरंगजेब का जो शासन था, जो औरंगजेब की जो एक तरीके से उसकी जो सोच थी, वो सोच बिल्कुल वहीं उसके या पिता की हो, दादा की हो। आप बताइए, शाहजहां ने भले ताजमहल बनवाया, ताजमहल आज भी वो 7वें आश्चर्य 8वें आश्चर्य में गिना जाता है, विवादित तो कुछ भी हो। एक औरंगजेब ने ऐसा क्या दे दिया इस देश को? बताएं, ये नेता ये बताएं कि औरंगजेब ने इस देश को दिया क्या, उसका क्या योगदान रहा इस देश के लिए? कोई योगदान औरंगजेब का नहीं रहा। औरंगजेब ने केवल कट्टरता इस देश में फैलाई, जहां जहां तक शासन किया, और उस कट्टरता के जरिए, देखिए, अगर शासन में अगर शांति रहती है तो विकास होते हैं, ये हमेशा का वो इतिहास गवाह है। तो उसके शासन में कभी शांति रही ही नहीं, विद्रोह पे विद्रोह होते गए। उसका पुत्र खुद विद्रोही हुआ, वो अपने पुत्रों से स्वयं डरता था कि ये पुत्र पुत्रियों से, वो बिल्कुल उसका किसी पर विश्वास नहीं था। सारा इतिहास ऐसे खोल कर रखा गया है। इसके बावजूद भी अबू आसिम आजमी जैसे लोग और कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे लोग हैं जो सीधे सीधे उसको उत्तम प्रशासक कहते हैं। अरे कैसा उत्तम प्रशासक? मतलब क्या तुम्हारी बुद्धि है, कहाँ गई है, क्या देना चाहते हो इस देश को तुम? इस देश का समुदाय, मुस्लिम समुदाय भी जो है वो औरंगजेब को नहीं मानता। ठीक है, मरने के बाद बोलते, कुछ लोगों ने कहा उसकी कब्र ही उखाड़ दी जाए। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मरने के बाद व्यक्ति का जो चीज़ है, जहाँ है, वो एक रिचुअल है या वो एक संस्कार है, वो एक संस्कृति है, वहाँ ठीक है अपनी जगह। मरने के बाद उसको बोलते हैं ना, तुम्हें 2 बूंद पानी नहीं मिलेगा, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी, वो उससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं सका। लेकिन औरंगजेब को किसी भी मायने में किसी तरह हीरो तो नहीं, एक मतलब अच्छा सम्राट या अच्छा राजा ठहराया ही नहीं जा सकता। अब आते हैं जरा महाराष्ट्र की राजनीति में, इसी से जुड़ा हुआ है जी। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की प्लान बी का काम है, यानी कि अबू आसिम आजमी को जानबूझकर कहा गया है कि आप ऐसा करिए ताकि यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है, मामला डाइवर्ट हो। दूसरा, उद्धव ठाकरे वही कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट में जाके कि अबू आसिम आजमी को अभी संसद अधिवेशन से निलंबित किया गया है, उनकी विधायकी जानी चाहिए, उनकी सदस्यता जानी चाहिए, और कोई भी जो है इस तरह की अगर नहीं। और उद्धव ठाकरे जी को पता है कि जो उसने जो बोला है ना, वो उसने, मैंने पहले ही कहा, उसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर वार किया है, जनमानस पर वार किया है, जनमानस की सोच पर उसने वार करने की कोशिश की है। तो उद्धव ठाकरे को लगता है कि ये भाई, ये जो बयान दिया है ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है। उद्धव ठाकरे भले ही कांग्रेस के साथ गए हों या और सारी चीजें, लेकिन उनका मूल मुद्दा रहा है, मुख्य मुद्दा एक शिव सैनिक के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी मैं कहता हूं, एक पार्टी के नेता के रूप में कहता हूं, तो वो जानते हैं कि इसका कितना बड़ा परिणाम हो सकता है कि अगर मैंने इसका समर्थन किया। समर्थन तो किया ही नहीं जा सकता, समर्थन तो कोई भी नहीं। लेकिन शरद पवार जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, आप देखिए ना, शरद पवार जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि कांग्रेस पार्टी का इस तरह, उसे राशिद अल्वी, इमरान मसूद, वो बोल रहे हैं उन्होंने गलत क्या कहा। अरे गलत क्या कहा? जो पूरा इतिहास भरा पड़ा है उसके कारनामों से, वो इतिहास, भाई इतिहासकारों ने सोच समझ कर लिखा, सब कुछ कहा, लेकिन जो दिखाया जा रहा है, अरे गांव के गांव साफ कर दिए थे उसने, मराठों के गांव साफ कर दिए थे, किले जीते, उनके बहन बेटियों के साथ उनके सैनिकों ने बलात्कार किए। बाकी मतलब एक विदेशी इतिहासकारों ने साफ साफ इसका जिक्र किया है। आप इनकी इतिहासकारों की बात करते हैं, ठीक है, 49 साल शासन करे या 100 साल शासन किया हो, लेकिन उसको बिल्कुल वो खलनायक था,
खलनायक रहेगा और वो पूरे इतिहास का खलनायक, उसको पूरे मुगल सल्तनत का उसके बाद देखिए मुगल सल्तनत का अंत ही हो गया लगभग। उसके बाद मुगल, अगर वो इतना बड़ा सत्ताधारी और इतना बड़ा अच्छा प्रशासक था तो उसके बाद मुगल शासन चला क्यों नहीं चला? आखिरी शासक साबित हुआ। मतलब आखिरी शासक तो बहादुर शाह जफर था, उसका नाती पोते, लेकिन वो चला ही नहीं क्योंकि वो शासन नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ का शासन किया। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल जगह नहीं दी जा सकती। इतिहास में उसकी जो भी जगह है एक क्रूर शासक के रूप में ही है, और उसने जो कुछ यहाँ से लेके दक्षिण से लेकर उत्तर तक उसने ये किया। काशी विश्वनाथ के मंदिर को उसने ध्वस्त कराया, बाकी और सारे जो मुख्य जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल से उनको नष्ट कराया। हाँ, एकाक जो जिक्र मिलता है ना इतिहास में, तो उनके जो उसके नीचे जो काम करते थे तो वो भी हिंदू थे। अब जब हिंदू काम करता था, नीचे स्तर पर आदमी थोड़ा सा अपने जनता को संतुष्ट करने के लिए काम करता है, तो ऊपर वो बताने की कोशिश करता है कि सर ये इतना करेंगे, कम नहीं करेंगे तो आगे जनता और भड़क जाएगी। ये चीजें थी। अब वो सम्राट था लेकिन उसके मन में तो यही था। अब कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि अभी अगर वो चाहता, मूर्खतापूर्ण है, चाहता तो सबको मुसलमान बना। कैसे मुसलमान बना देते आप? सबको मुसलमान बना देता। अगर तलवार छत्रपति संभाजी को तो बनाने की कोशिश किया, तलवार की जोर, प्राण दे दिया उन्होंने। तलवार की जोर पर धर्म नहीं बढ़ता, तो तलवार की जोर पर बनाना चाहता था, इसलिए नहीं हो पाया। तलवार की जोर पर कभी धर्म का विकास, किसी भी संस्कृति का विकास नहीं हो सकता। इसको इतिहास ने साबित किया है। तो इसमें अब हम लास्ट स्टेज पे आते हैं। क्या लगता है ये किस तरह का पॉलिटिक्स है ये, खासकर औरंगजेब को लेके? नहीं, देखिए बहुत बड़ी अबू आसिम आजमी जैसे नेता ने इस तरह का जो है मुस्लिम परस्ती के कारण उन्होंने इस तरह का बयान दिया, और ये मैं तो कहता हूँ ये मुस्लिम समाज भी इस बयान से सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है, और सहमत होना भी नहीं चाहिए, मेरा जहाँ तक कहना है। और जो चीज़ें आ रही हैं सामने, जो चीज़ें देखा जा रहा है, अब जैसे कि आपने कहा कि छावा को लेकर जिस तरीके से लोगों में एक चर्चा बढ़ी है, उस पर थोड़ी बहुत राजनीति भी हो रही है, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश में, उसको काउंटर करने की कोशिश में इसने इस तरह के बयान दिए। इसका राजनीतिक फायदा किसको होगा? इसका राजनीतिक फायदा निस्संदेह रूप से, अब देखिए राजनीतिक फायदा तो देखना अपना चीज़ है, लेकिन मानसिक रूप से राजनीतिक फायदा तो देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं राजनीतिक फायदा किसका होना है इससे। तुरंत तत्काल एक नाथ शिंदे जी ने उसके सस्पेंशन की बात की, उसका तत्काल विरोध शुरू हुआ। तो ये विरोध होना स्वाभाविक है। जब विरोध होना स्वाभाविक है तो शिवसेना और बीजेपी को तो उठना ही था, खड़ा ही होना था। बिठाए उनको उसने एक मुद्दा तो दे ही दिया, लेकिन ये मुद्दे से ज्यादा जो है ना मानसिकता का ये काम है। ये इस तरह की मानसिकता नहीं पलनी चाहिए, इस तरह की मानसिकता को हवा नहीं देनी चाहिए। वो केवल वो एकता पे खतरा पूरी तरह पैदा कर रहा है। वो चाह रहा है कि इससे थोड़ा सा बयानबाजी करके अगर वो चाहेंगे तो, और इस स्थिति में तो नहीं होना। एक समय था जब मैं कहता हूँ, सीधे कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जब शासनकाल था तो इस समय ऐसे मुद्दे चलते भी थे, उस पर राजनीति भी होती थी, लेकिन तब भी वो दब जाया करते थे इतना। लेकिन अब ये समय नहीं होगा। ये जो है बीजेपी का, मोदी का राज है, या जो भी महाराष्ट्र में जो सत्ता है वो इस तरह की सत्ता है कि वो इसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगी। स्वीकार करने का मतलब सहन बिल्कुल नहीं कर पाएगी, और जनता भी सहन नहीं करेगी। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह की विवादें चल रही है 3-4 दिन से। तो जागिए, अभी जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरह से औरंगजेब के मामले को यहाँ पर एक समुदाय द्वारा इतना जोर शोर से उसको हीरो बनाया जा रहा है, तो आने वाला दिन सोचिए कितना कठोर हो सकता है कि अगर गलती से अगर फिर से मुस्लिम शासन यहाँ पर हमारे देश में हो गई तो क्या हालत होगी हिंदुओं की और क्या हालत होगी लोगों की। जागने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को कुचलने की भी ज़रूरत है जो ऐसे क्रूर औरंगजेब जैसे लोगों को हीरो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।